बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर और आज हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर 4। और आज जो टॉपिक हम करेंगे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स के देखेंगे कि किस तरह से जब आप एक वेरिएबल फोर्स किसी भी बॉडी पे अप्लाई करते हो तो तब हम जब वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसका क्या आंसर आता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। उसमें हमने सिंपल देखा था कि जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए पे है, उसको या पुश करते हो या पुल कर रहे होते हो। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप पुश करते हो या पुल करते हो तो वो जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे चला जाता है और ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा होता है इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब देखो कि जब पॉइंट बॉडी आपकी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे गई है और ये कब गई है, जब हमने फोर्स अप्लाई की है आपके पास, तब जो वर्क डन की वैल्यू थी W इक्वल है F डॉट डी। फोर्स आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा तो W इक्वल टू F डी कोस थीटा आया था। तो अब यहाँ पे F और D आपके पास क्या थी, मैग्नीट्यूड थे, जबकि यहाँ पे F और D आपके पास क्या थी, एक वेक्टर फॉर्म थी। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ सिंपली डिस्कस की थी कि वो एक लीनियर पाथ में मूव कर रहा है। तो जब भी आपके पास बॉडी लीनियर पाथ में मूव कर रही होगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि आप कांस्टेंट फोर्स भी जब आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो वो बड़ी आसानी से ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट पे चली जाएगी। जबकि आज हमने देखना है कि जब आपके पास एक बॉडी वेरिएबल फोर्स उसके ऊपर लग रही होती है तो तब जब बॉडी मूव करेगी तो तब उसमें वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल फोर्स अगर आप किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपके पास कुछ इस तरह से पाथ है कि बॉडी आपकी अब इस पाथ में मूव करके पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। उसकी रीज़न ये है कि आप पहले जो फोर्स बॉडी पे लगा रहे हो तो बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, अपवर्ड जा रही है। यहाँ पे बॉडी समहाउ हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे देखो बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, यहाँ पे फिर अपवर्ड मूव कर रही है और यहाँ पे मजीद अपवर्ड जा रही है। तो अब देखो कि बॉडी का कोई एक स्ट्रेट पाथ नहीं है, लेकिन वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है और इन सब पाथ पे जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी, तो वो वेरिएबल फोर्स होगी। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से एक बॉडी पे वेरिएबल फोर्स लगती है। तो जब उस बॉडी पे वेरिएबल फोर्स लग रही होगी तो हम किस तरह से उसका वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रा कर लिए। अब ये मैंने ड्रा क्यों किए हैं इसको मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों ड्रा किए हैं। जैसा कि उसने आपको बताया हुआ है कि आपके पास जो बॉडी है वो पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है। तो इस वजह से मैंने क्या किया है कि आपके पास एक एक्स एक्सिस ड्रा कर लिया कि जिसमें आपके पास जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वर्टिकल वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने लास्ट टॉपिक में भी इस ग्राफ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया था। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि बॉडी आपकी पॉइंट ए से मूव करके सम हो पॉइंट बी पे जा चुकी है। तो जब आपकी बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे गई है तो अब हम देखते हैं कि वो जो पाथ फॉलो करता है वो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि वो कुछ इस तरह से पाथ मूव करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई है। तो इस तरह से पाथ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान होगा कि अब जो पाथ है वो स्मूथ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अगर पॉइंट ए से पहले बॉडी आपकी इस तरह से स्ट्रेट लाइन में जाएगी, फिर बॉडी अपवर्ड जाएगी, उसके बाद जो बॉडी फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, फिर उस पर जो फोर्स लगेगी इस तरह से बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और फिर आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी। तो अब देखो, जब बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रही होगी तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ पे फोर्स इन सब पाथ पे कभी भी सेम नहीं हो सकती। अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर करूं, अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस पे यहाँ पे ड्रा करने की बजाय एक थोड़ा सा इस तरह से सिंप्लीफाई करके ड्रा करता हूँ तो थोड़ा सा मैं पाथ को चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो पॉइंट आपका ए से मूव करके बी पे जा रहा था। तो अब देखो, मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि आपके पास जब बॉडी यहाँ पे थी ए पॉइंट पे, वो मूव करके इस तरफ जाएगी और जब
इस तरह पे बॉडी आई थी, जब आप इसको पुल कर रहे हो तो फोर्स आप इस डायरेक्शन पे इसको लगा रहे होगे। अब यहाँ पे देखो, जब बॉडी आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही थी, इसका वेट कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड होगा। लेकिन जब ये स्लोप में मूव करेगी तो तब भी उसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो इट्स मीन कि हम वेट जो बॉडी का होता है हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सबको पता है कि W आपके पास किसके इक्वल होता है, mg के होता है। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं कि बॉडी आपकी जो उसका वेट है बॉडी का वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जबकि हम उसको पुल करके ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, तो जब मैं इसको इसकी स्लोप में मूव कराऊंगा तो मुझे ये फोर्स 30 न्यूटन की हो जाएगी, ये हम अज्यूम करते हैं। 20 न्यूटन इसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने में हमें लगा। तो यही वजह है कि जब आपकी बॉडी ए से बी की तरफ मूव कर रही तो तब उस पर कभी भी कांस्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं की जा सकती। तो जब ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि बॉडी आपकी कर्व पाथ में मूव कर रही है और वहां पे कांस्टेंट फोर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो तब अगर मैं इस चीज को डिस्कस करूं तो वो किस तरह से करूंगा। ये मैंने अगेन पाथ को ड्रा कर लिया A एंड B। तो जब आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अपने इसी पाथ को छोटे छोटे पाथ में डिवाइड कर लेते हैं। उस छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने इस पाथ को A से बॉडी मूव कर रही है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि इसको nth पाथ में मैंने डिवाइड कर लिया। इस तरह से ये मैं इसको डिवाइड करना शुरू कर दिया, एक छोटे छोटे पैच में डिवाइड कर रहा हूँ इसको। तो जब मैं छोटे छोटे पैच में डिवाइड कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको, ये फर्स्ट डिवीजन थी, ये इस पॉइंट 1 डिवीजन थी, तो जो लास्ट पॉइंट होगा nth होगा। तो मतलब मैंने इस पूरे पाथ को nth पाथ में डिवाइड कर लिया होगा। अब मुझे ये nth पाथ में डिवाइड करने का फ़ायदा क्या होगा। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। तो मतलब अगर इस स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगी। तो जब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ देखूंगा, इस साइड पे भी देखूंगा, तो यहाँ पे भी देखो अप्रोक्सीमेशन वो एक स्ट्रेट लाइन ही आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे भी फोर्स कांस्टेंट ही होगी। अगर इस हिस्से पे देखूं सिर्फ, तो इस पे भी आपके पास जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे भी हमें कांस्टेंट फोर्स ही अप्लाई करनी पड़ेगी। इन छोटे छोटे पाथ की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि ए और बी की डायरेक्ट पाथ की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूँ तो यहाँ पे भी देखो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो मतलब यहाँ पे भी मुझे एक कांस्टेंट फोर्स ही अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मैं इस सारे पाथ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। तो अगर मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया है, तो टोटल जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो कवर कर रहा था, फॉर एग्जांपल उसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बात एक ही है, उसको अगर मैंने डी कहा था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है टोटल ए से मूव करके बी की तरफ जा रहा है, तो अगर मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो अब क्या होगा, तो ये जो पहला पार्ट होगा इसको मैं डेल D1 कह दूंगा, और ये जो दूसरा डिस्टेंस होगा इसका डेल D2, और जो तीसरा डिस्टेंस होगा इसको डेल D3, एंड इस तरह से सो ऑन मैं करता जाऊंगा। तो जो nth पार्ट होगा या nth जो टर्म होगी इसकी, इसको मैंने डेल DN कह दिया कि डिस्टेंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया हुआ है। अगर मैं बॉडी अगर आपके पास इस पाथ में मौजूद थी और इस पाथ पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो क्या होगी, वो F1 फोर्स होगी। तो अगर इस पाथ में फोर्स अप्लाई करूंगा तो फोर्स F2 होगी, अगर मैं इधर करूंगा तो फोर्स F3 होगी, और अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो फोर्स Fn होगी। तो मतलब हर पाथ पे जो फोर्स लगेगी वो अपनी ही एक कांस्टेंट फोर्स होगी। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ इस पाथ पे कितना वर्क डन उसका होगा। तो इसको मैं कहता हूँ डेल W1, कि अभी मैं इस पाथ की सिर्फ बात कर रहा हूँ कि इस पाथ पे वर्क कितना होगा, इस वजह से इसको 1 कह दिया। तो ये जो चीज़ आपके पास इक्वल होगी F1 डॉट डेल D1 के। तो ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँगा तो मैं बड़ी आसानी से ये चीज़ लिख सकता हूँ कि डेल W1 आपके पास जो इक्वल है F1 कोस θ1 एंड डेल D1। अब मैंने θ1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एंगल देखो, अगर यहाँ पे एंगल डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे एंगल डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे एंगल डिफरेंट होगा, और इस पॉइंट पे एंगल क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस वजह से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको θ1 कह दिया हुआ है, और आपके पास इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है इसको θ2 कह दिया, इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है इसको θ3 कह दिया, और इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा इसको θn कह दिया। तो इस वजह से यहाँ पे जो मैंने रिप्रेजेंट किया F1
कोस थीटा 1 और डेल D1 कह दिया अब एक पाथ पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करवाऊँ तो अगर डेल W2 के वर्क 2, अब इस पॉइंट पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो क्या होगा, तो उसको जब मैं देखूंगा F2 डॉट डेल D1 एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और इस चीज़ को जब मैं लिखूंगा डेल W2 आपके पास इक्वल होगा F2 कोस थीटा 2 और डेल D2 के। इसी तरह से सो ऑन अगर मैं काम करता जाऊंगा तो मेरे पास जो वर्क की वैल्यू आएगी nth के लिए, तो मैं कहूँगा डेल WN आपके पास जो इक्वल होगा FN डॉट डेल DN। तो ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसी चीज़ को अगर मैं और ज़रा सिंप्लीफाई करूं तो डेल WN आपके पास जो इक्वल होगा FN कोस थीटा n और डेल DN। तो देखो ये मेरे पास टोटल वर्क आ गया कि जब आपकी बॉडी पॉइंट A से मूव करके पॉइंट B पे जा रही थी। अब मैं देखता हूं कि बॉडी जब पॉइंट A से मूव करके पॉइंट B पे गई थी तो उस पे टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पे टोटल वर्क की अगर मैंने वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो वो क्या करूँगा, तो जहाँ जितने भी यहाँ आगे पास जितना भी ये वर्क डन था, इन तमाम वर्क डन को मैं क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा, तो मेरे पास टोटल वर्क के इक्वल आ जाएगा। तो टोटल वर्क की बात करूँगा W, इसको मैंने यहाँ पे टोटल लिख लिया। टोटल वर्क आपके पास जो इक्वल होगा डेल W1 प्लस डेल W2 प्लस सो ऑन डेल WN, क्योंकि nth वर्क डन इस पाथ पे आप लगा रहे थे जब बॉडी आपकी A से B की तरफ मूव कर रही थी। तो अब मैं जस्ट इस पे वैल्यू पुट करूंगा तो टोटल आपके पास एज इट इज आएगा। तो अब मैं वर्क डन की यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो आपके पास पहला क्या था, F1 कोस थीटा 1 डेल D1 के, प्लस इसी तरह से F2 कोस थीटा 2 डेल D2 के, प्लस सो ऑन इस तरह से चलता जाएगा। तो FN कोस थीटा n और डेल DN आपके पास आ गया। तो ये मैंने टोटल वर्क डन निकाल लिया। अब एक चीज़ आप याद रख लो कि जब भी फिजिक्स में या मैथ में आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाए कि वो सम हो रही है, एक क्वांटिटी प्लस फिर दूसरी क्वांटिटी प्लस सो ऑन, इस तरह से nth क्वांटिटी सम हो रही है, तो इसी चीज़ को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, सम फॉर्म में, कि ये जो सिंबल मैं लगाऊंगा, ये जो सिंबल होता है ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि आपके पास जो भी क्वांटिटी है वो सारी की सारी प्लस हो रही है। अब सारी क्वांटिटी को देखूं, F कोसिटा D, F कोसिटा D, F कोसिटा D सब में सेम आ रहा है। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा F कोस थीटा D। अब देखो फर्क किस चीज में आ रहा है। अगर मैं इस चीज को सही करके लिखूं तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि कोसिटा डेल D। अगर मैं इस चीज को लिखूं तो 1 1 1 फिर 2 2 2 एंड nth आ रहा था। तो अगर मैं इसको जर्नल टर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख देता हूं I। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से जो समेशन फॉर्म है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये I लिखा है तो मैं जहां से वैल्यू आपकी स्टार्ट हो रही होती है वो मैं नीचे लिखता हूं 1 से स्टार्ट हो रही है, इस वजह से 1 लिख लिया। तो 1 क्या है, I। मैं कहता हूं I किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो मतलब I 1 1 1 होगा। तो कहाँ तक जा रही है, nth वैल्यू तक जा रही है। तो ऊपर मैंने क्या लिख दिया, nth लिख दिया। तो इस तरह से आप जो टोटल वर्क डन है उसको इस तरह से प्लस की फॉर्म में लिखने की बजाय आप इस फॉर्म में भी बड़ी आसानी से लिख सकते हो। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। तो ये उसने बता दिया कि जब आपकी बॉडी पॉइंट A से मूव करके पॉइंट B की तरफ जा रही होगी तो इस तरह से हम उसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं अपने बुक में देखूं तो बुक में भी देखो उसने सेम टू सेम यही चीज़ें बताई है कि XY प्लेन में बॉडी मूव कर रही थी। पहले उसने डिस्टेंस को n पाथ में डिवाइड कर दिया, फिर उसने फोर्सेस को n पाथ में डिवाइड कर लिया। उसने सबसे पहले पाथ का वर्क डन फाइंड कर लिया, फिर दूसरे पाथ का वर्क डन फाइंड कर लिया। इस तरह से टोटल वर्क डन उसने सम कर लिया। तो फाइनल उसने समेशन जो आंसर लिख लिया वो ये चीज़ लिख ली थी। अब यहाँ पे एक चीज़ ग्राफिकली अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो ग्राफिकली भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लिए। जबकि मैं वर्क डन की बात कर रहा हूँ
तो जब मैं वर्क डन की बात करूंगा तो इसमें जो आपके पास एक्स एक्सिस में आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट आएगा? हमें पता है कि एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यू आती है और वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वैल्यू आती है। तो इस वजह से एक्स एक्सिस में मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया और वाई एक्सिस में मैंने वैल्यू जो ले ली एफ कोस थीटा ले ली। अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो बॉडी है वो कुछ यूं मूव करके जा रही है, ये चीज़ एक छोटा सा बस अज्यूम कर लिया कि बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी की तरफ जा रही है और कुछ इस तरह से इस कर्व पाथ में मूव कर रही है। तो जब आपकी बॉडी इस कर्व पाथ में मूव कर रही होगी तो डेफिनेटली बात है, यहाँ पे भी जब मैं चीज़ डिस्कस करूँगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की जब बात करता हूँ अप्रोक्सीमेटली ए एंड बी, ये तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रही है उसको मैंने डी कहा हुआ है। अब मैंने इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है। तो अब इस चीज़ को देखो कि यहाँ पे आप एक ग्राफ इसको एग्जैक्ट बताना आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं बन रही। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि इस ग्राफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने से मुराद ये है कि डिस्प्लेसमेंट मैं स्मॉल ले लूँगा, जैसा कि आपको उसने इस बुक में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे देखो उसने एक कर्व पाथ को क्या किया हुआ है, छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड किया हुआ है। ये छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड क्यों किया है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये देखो मैंने इसको क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया। मैंने अज्यूम कर लिया कि एक डिस्टेंस ये है, दूसरा डिस्टेंस ये है, तीसरा डिस्टेंस ये है, चौथा डिस्टेंस ये है, पांचवा ये है, सो ऑन। जो लास्ट डिस्टेंस होगा वो सिर्फ इस पाथ के लिए होगा। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करके देखूं तो देखो, अगर मैं इस चीज़ को देखूं ये और ये चीज़ आपके पास ये जो चीज़ बन रही है एक रेक्टेंगल बन रही है। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना आपके लिए बहुत आसान होता है। तो इस वजह से मैं इस डिस्टेंस को कह लेता हूँ डेल D1 और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा डेल D2 और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा डेल D3 और सो ऑन इस तरह से चलता जाएगा। अगर nth पाथ में इसको डिवाइड किया हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा डेल DN होगा। तो मैंने इस पूरे पाथ को nth हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब nth हिस्सों में डिवाइड करके क्या होगा, मुझे अब इसका एरिया फाइंड करते हुए मुझे टोटल वर्क डन फाइंड हो जाएगा। अब एरिया फाइंड करते हुए टोटल वर्क डन कैसे, मैं सिर्फ और सिर्फ अगर इस हिस्से का रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करता हूं तो वो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का आपको पता है तरीका क्या था। अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ रेक्टेंगुलर, तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया आपके पास किसके इक्वल होता है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं तो ये क्या होगी डेल D1, तो डेल D1 और इसकी जो हाइट की बात होगी वो होगा F1 cos थीटा 1। तो इस तरह से हमने इस हिस्से का सिर्फ एरिया फाइंड करते हुए आपने उस हिस्से का वर्क डन फाइंड कर लिया। इसी तरह से मैं इन तमाम पार्ट का इस हिस्से का एरिया फाइंड करूंगा और फिर सारे एरिया को मैं सम कर दूंगा तो मेरे पास टोटल वर्क डन निकल आएगा। अब यहाँ पे भी देखो उसने आपको यही चीज़ बताई है कि स्मॉल सम ऑफ द एरिया ऑफ द वर्क डन इन अ रेक्टेंगल, कि जितना भी रेक्टेंगल का एरिया है उन तमाम एरिया को उसने क्या किया, सम किया और टोटल वर्क डन उसने फाइंड कर लिया। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ और कहता है कि अगर आपने एक्यूरेट आंसर अपना फाइंड करना है तो वो कहता है कि क्या करो, डेल D बिकम वेरी स्मॉल, कि जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल उसका मेंशन कर लो। डिस्टेंस स्मॉल करने से क्या होगा, जो आपके पास लाइन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। देखना यहाँ पे भी वो यही चीज़ बता रहा है, वर्क डन बिकम मोर एक्यूरेट। तो वर्क डन मोर एक्यूरेट होगा क्योंकि जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ही ज़्यादा आपके पास वर्क डन फाइंड करना आसान होगा। इफ वी लेट ईच डेल D अप्रोचेज टू जीरो, मतलब वो जीरो को अप्रोच कर रहा होता है, तो देन वी ऑब्टेन द एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ वर्क डन। तो हम बड़ी आसानी से उसका एग्जैक्ट रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को जो मैंने ऊपर मेंशन की थी उसी चीज़ को मैं अगर इसी फॉर्म में लिखूं जैसा कि उसने आपको बताया हुआ है, तो वो कहता है कि आपके पास जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन आपके पास जो इक्वल होगा वो कहता है आपके पास इक्वल था समेशन, अगर मैं वही इक्वेशन को दोबारा लिखूं I इक्वल टू 1 n तक जा रही थी, f क्या होगी I होगा, कोस थीटा क्या होगा I होगा और डेल D क्या होगा I होगा। अब उसने ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसने कहा था कि डिस्टेंस आपने बहुत स्मॉल कर लेना है अप्रोचेज टू जीरो, कि डिस्टेंस को अप्रोच कर रहे हो जीरो की तरफ। जब डिस्टेंस आपका जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो फिर मेरे पास इक्वेशन लिखना बहुत आसान होगी। तो वो कैसे आसान होगी, तो देखो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे एक लिमिट लगा देता हूँ
कि लिमिट आके पर डेल डी अप्रोचेस टू जीरो। ये इसका क्या मतलब है, ये आपने मैथ में बहुत अच्छी तरह से आप सेकंड ईयर में डिस्कस कर लोगे। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वैल्यू जीरो को तो अप्रोच कर रही है लेकिन एग्जैक्ट वो जीरो नहीं है, तो जीरो के पास पास वो वैल्यू है, तो फिर हमारे पास वो कैलकुलेशन करना उसकी आसान होती है। तो यहाँ पे फिर मैं वही सारी की सारी ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे नोट डाउन कर लूँगा। आई इक्वल टू 1 एन और आपके पास जो वैल्यू आएगी एफ आई कोस थीटा आई और डेल डी आई। तो ये आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा ऑफ वेरिएबल फोर्स, कि जब भी किसी जिस्म पे वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रही होगी तो तब जब उसका वर्क डन आएगा वो हम इस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास एक सिंपल सा टॉपिक, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। ये जो हमने टॉपिक किया है कि वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, इसकी बहुत सी एग्जांपल्स आती हैं। जैसा कि अगर आप एक रॉकेट को लॉन्च करते हो तो वो ऊपर की तरफ जाता है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा होता है। तो जब अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करेगा तो उसको वेरिएबल फोर्स उस पर एक्ट करेगी, तो जिसकी वजह से उसका वर्क डन में भी चेंजिंग आती जाएगी। जैसा कि उसने बुक में भी आपको सेम इसी एग्जाम्पल को उसने रिपीट किया हुआ है। वो कहता है कि वर्क डन नॉट आर रिमेन कॉन्स्टेंट, कि वर्क डन हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रॉकेट मूव, जब रॉकेट को मूव करते हैं अवे फ्रॉम द अर्थ, जब जमीन से दूर जा रहा होता है, पड़े जा रहा होता है, तो तब उसमें जो वर्क डन की वैल्यू आती है वो चेंज होती है। वो किस वजह से होती है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा होता है, क्योंकि जब ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करेगा, तब उस पर जो वर्क की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि डिफरेंट फोर्स लगेगी, डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगा, तो इस वजह से वर्क भी डिफरेंट होगा। इसी तरह से वो एक और एग्जाम्पल आपको बुक के अकॉर्डिंग देता है, सिमिलरली द फोर्स एक्सर्ट बाय द स्प्रिंग, कि जब आपके पास एक स्प्रिंग है, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, तो आज स्प्रिंग को स्ट्रेच करने से इंक्रीज अमाउंट ऑफ स्ट्रेच, मतलब जितनी ज्यादा आप उस पर फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा वो स्ट्रेच होगा, तो उस पर भी आपके पास कांस्टेंट फोर्स नहीं रह रही होती। तो यही वो टॉपिक था जिसकी वजह से हमने इसको डिस्कस किया कि आपके पास हमेशा वर्क डन कांस्टेंट नहीं होगी, उस पर वेरिएबल फोर्स भी एक्ट करेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।